नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है जीएस विद लोकेंद्र सिंह। जहां संपूर्ण मध्य प्रदेश कोर्स आप लोगों को करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अभी ज्योग्राफी हो चुका है, प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, जाकर के आप लोग उसकी क्लासेस देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को कंप्लीट कर रहे हैं, जो एमपीपीएससी के सिलेबस में जो प्री का सिलेबस है उसमें यूनिट 5 के अंतर्गत दिया हुआ है, जहाँ पर राज्यपाल और मंत्रिमंडल, उच्च न्यायालय, साथ में 3 स्तरों पर पंचायत राज व्यवस्था के विषय में बात कही गई है। तो उससे संबंधित यहाँ पर हम लोग अभी जो है क्लास ले रहे हैं। राज्यपाल का क्लास आप सभी लोगों के लिए हो चुका है, जाकर के उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आज जो हमारी क्लास है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से संबंधित क्लास है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की संवैधानिक प्रावधानों को देखा जाएगा और फिर उसके बाद एक एक मुख्यमंत्री को हम लोग लेंगे और उनकी डिटेल अध्ययन करेंगे, ताकि वहां से आने वाले सभी प्रकार के प्रश्न आप लोगों से बन जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से संबंधित ये क्लास। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि हमें संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के विषय में। तो संवैधानिक प्रावधानों के विषय में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक प्रमुख होते हैं जिनके पास में वास्तविक शक्तियां होती हैं, और एक नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। एक नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। अगर हम लोग केंद्र सरकार में वास्तविक प्रमुख की बात करें तो पीएम हो जाते हैं, और केंद्र सरकार में नाम मात्र के प्रमुख अर्थात जिनके पास में ज्यादा कुछ शक्तियां नहीं है वह राष्ट्रपति हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अगर मैं राज्य सरकार के अंतर्गत बात करूं तो वास्तविक प्रमुख कौन हो जाते हैं? सीएम हो जाते हैं, अर्थात चीफ मिनिस्टर, अर्थात मुख्यमंत्री हो जाते हैं। फिर इसके बाद में अगर नाम मात्र की बात करूं तो राज्यपाल हो जाते हैं। नाम मात्र की बात करें तो राज्यपाल हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और इसके बाद आज हम लोग सीएम की क्लास ले रहे हैं, अर्थात वास्तविक शक्ति जिनके पास में होती है राज्य की, उनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ भी है आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। राज्य के वास्तविक शक्ति धारक व्यक्ति यह होते हैं। इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल्स में किया गया है? अनुच्छेद 163 और 164 में इनका मुख्यतः उल्लेख हुआ है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अनुच्छेद 163-64 में क्या लिखा है उस पर बात करेंगे। उल्लेख मुख्यतः अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 और 164 में किया गया है। उल्लेख मुख्यतः 163 और 164 में किया गया है। अब बात करते हैं 163 में क्या दिया हुआ है। 163 में दिया हुआ है कि राज्यपाल, राज्यपाल अगर आप लोग लिखना चाहें तो साइड में यहाँ पर लिख सकते हैं अपने पेज के अंदर, राज्यपाल को सलाह, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए, सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, है ना, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान, नोट कर लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में इधर साइड में कि आर्टिकल 163 में क्या दिया हुआ है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यह आर्टिकल 163 के अंतर्गत लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आर्टिकल 164 में क्या लिखा हुआ है? 164 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, ये बात लिखी हुई है। तो अर्थात 163 और 164 में इनके विषय में हमें कुछ बातें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। इसलिए दोनों आर्टिकल्स यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रूप से लिख दिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों
कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए, अर्थात अगर मैं मध्य प्रदेश राज्य की बात करूं तो मध्य प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, योग्यता। योग्यता, तो योग्यता में पहली जो योग्यता है दोस्तों वह है कि राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर राज्य के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो ऐसी परिस्थिति में दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो मध्य प्रदेश के विधानसभा का वह सदस्य होना चाहिए, है ना। तो पहली बात तो यही है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, कि राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर मान लीजिए वह मेंबर नहीं है, अगर वह विधायक नहीं है तो 6 माह के अंदर उनको सदस्यता प्राप्त करनी होगी। 6 माह के अंदर उनको विधायक पद प्राप्त करना होगा, तो वो क्या बने रह सकते हैं, मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। तो यदि सदस्य नहीं है, नोट करिएगा, यदि सदस्य नहीं है तो नियुक्ति के बाद 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर सदस्यता लेना आवश्यक है, सदस्यता लेना आवश्यक है। लेकिन अगर मान लीजिए 6 माह के अंदर सदस्यता नहीं ले पाए तो उनका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा और फिर दोबारा से राज्यपाल उनको उसी समय मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठा सकते, है ना। उनको सदस्यता लेनी ही होगी, तभी जाकर के वापस से वह मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा कि लेकिन यदि इस समय के भीतर, अर्थात 6 मंथ का जो समय सीमा निर्धारित की गई उसकी बात चल रही है, भीतर सदस्यता ना मिली, के भीतर सदस्यता ना मिली तो पद छोड़ना होगा, तो पद दोस्तों छोड़ना होगा और दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, और दोबारा से दोस्तों मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, है ना। 6 मंथ कंप्लीट हो गए, सदस्यता लेनी होगी, नहीं ले पाए तो दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। अब आगे की बात करते हैं, और कुछ योग्यताएं हो सकती हैं क्या? जी हाँ, जैसे जिस राज्य के मुख्यमंत्री बन रहे हैं उस राज्य की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो आगे लिखेंगे कि राज्य की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। फिर उसके बाद में और अगर हम लोग बात करें तो और ये हो सकता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो कम से कम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु की आवश्यकता है, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष की आयु की आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कम से कम 25 वर्ष की आयु, है ना, 25 वर्ष की आयु। नोट कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की योग्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, मुख्यमंत्री क्या कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, और बाकी की सारी बातें। अब नेक्स्ट अगली पीपीटी की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली पीपीटी में लिखा हुआ है कि जो हमारे मंत्री होते हैं, जितने भी हमारे मंत्री हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा कौन से अनुच्छेद में की जाती। अब मंत्रियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी आ जा रही, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है दोस्तों वो कौन से अनुच्छेद के आधार पर कौन करते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यपाल करते हैं। नोट कर लीजिए, तो दोनों क्वेश्चंस बन जाएंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद के आधार पर करते हैं? अनुच्छेद 164(1). लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल क्या किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद दे सकते हैं? जी नहीं, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके दल को अथवा जिसके दल के साथ जो गठबंधन जुड़ा हुआ है उसको विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त हुआ हो, या फिर अगर किसी भी दल को अथवा गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो विधानसभा में, तो फिर वह व्यक्ति
जो कि विश्वास मत प्राप्त कर सकता है या विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में है, उसको मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत बहुमत कितना हो जाएगा मित्रों, 116 हो जाएगा। 116 सीट जिसके पास में है वो मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक दल को ये नहीं मिला लेकिन कोई गठबंधन है जिसको इतना मिल गया, तो उस गठबंधन का जो नेता होगा उसको मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, जैसे एक को 100 सीट प्राप्त हो जाए, दूसरे दल को 100 सीट प्राप्त हो जाए और तीसरे दल को 30 सीट प्राप्त हो जाए, तो किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल फिर किसको नियुक्त करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? तो इनमें से या तो इसमें से या इसमें से, इन दोनों में से कोई भी एक को वो चुन लेंगे कि मैं इनको मुख्यमंत्री पद देता हूं, ठीक है, और उनको कुछ समय दे देते हैं कि भैया 1 महीना 15 दिन आप बाकी के लोगों से गठबंधन कर लीजिए, या तो आप इससे गठबंधन कर लीजिए या फिर 30 लोगों से गठबंधन कर लीजिए, और गठबंधन करके फिर बहुमत साबित करके विधानसभा में मुझे बता दीजिए, तो आपका मुख्यमंत्री पद कंटिन्यू रहेगा, अन्यथा आपका मुख्यमंत्री पद खत्म कर दिया जाएगा। ये सारी बातें राज्यपाल मुख्यमंत्री से करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसको लिख लीजिएगा दोस्तों, कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं जिनके दल अथवा गठबंधन को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हुआ हो, जिनके दल अथवा गठबंधन को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हुआ हो, या फिर जिनका दल अथवा गठबंधन विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने की स्थिति में, अगर बहुमत नहीं है तो कम से कम स्थिति में तो होना चाहिए, उसी दल के नेता को या उसी गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पीपीटी पर चलते हैं। इसमें लिया हुआ है कि मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जो है अगर वह बन जाते हैं, उनको नियुक्त कर दिया जाता है, तो फिर शपथ ग्रहण होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मंत्रियों की शपथ भी और मुख्यमंत्री की शपथ भी, तो आप लोग हेडिंग क्या डाल लेंगे, मुख्यमंत्री की शपथ। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन ग्रहण करवाते हैं, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। लिख लीजिएगा, मुख्यमंत्री की शपथ राज्यपाल के द्वारा होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से प्री का प्रश्न आपका हो सकता है। फिर मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल कोई 5 साल 5 साल की तो ऐसे स्पष्ट बात नहीं कही गई है संविधान के अंतर्गत। संविधान में बात कही गई है कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं, लेकिन कब हटा सकते हैं, जब उनका बहुमत विधानसभा में खत्म हो जाए या विधानसभा में मुख्यमंत्री के दल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। ऐसी परिस्थिति में वह उनको कार्यकाल के बीच में भी हटा सकते हैं। ऐसा कब हो पाएगा, अर्थात इससे हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि अगर मुख्यमंत्री के दल के विरुद्ध या मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पास हो जा रहा है, अर्थात विधानसभा में मंत्री परिषद का बहुमत ही नहीं है, तभी तो वो अपने खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने दे रही है, नहीं तो वो पारित ही ना होने दे अगर उनका बहुमत है तो इस बात से सिद्ध होता है कि उनका बहुमत नहीं, और इस आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को कार्यकाल के बीच में ही बर्खास्त कर सकते हैं। तो यहां पर लिख लीजिएगा, कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री पद धारण करते हैं, अर्थात उन्हें किसी भी समय कार्यकाल के बीच में भी हटाया जा सकता है। अगला बिंदु यहां पर लिखें, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पास होने पर राज्यपाल 5 वर्ष के पहले भी मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया अर्थात बहुमत नहीं है तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। अब इसके बाद
अगर हम बात करें सामान्यतः उनका कार्यकाल कितना होता है, जैसे अगर हम देखें, अगर मान लीजिए आपके पास में ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो फिर 5 वर्ष होगा, है ना। लेकिन संविधान में क्या व्यवस्था है कि उनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राज्यपाल उनको बीच में भी हटा सकते हैं। तो यहां पर लिख दीजिएगा सामान्यतः 5 वर्ष, लिख लीजिए आप लोग सामान्यतः 5 वर्ष। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। अब मुख्यमंत्री के कार्यों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यों का अध्ययन कर लिया है, तो एक बार फिर से आप लोग 10 मिनट मुख्यमंत्री के कार्यों का अध्ययन और कर लीजिए, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इतना वीडियो स्किप करके आगे मुख्यमंत्री के डिटेल से भी आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। तो मित्रों, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले मंत्री परिषद के संबंध में उनके क्या काम है, अर्थात वह मंत्री परिषद के प्रमुख हैं, तो उसके विषय में उनके क्या कार्य एवं शक्तियां हैं। दूसरे, राज्य विधानमंडल के विषय में उनके क्या कार्य एवं शक्तियां हैं, राज्य विधानमंडल के विषय में उनके क्या कार्य एवं शक्तियां हैं। राज्यपाल के विषय में, राज्यपाल के विषय में उनके कुछ कर्तव्य हैं, तो वह कर्तव्य जो है वह कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद लास्ट जो है उनके अन्य कार्य दोस्तों, लास्ट जो है उनके क्या है, अन्य कार्य एवं शक्तियां। तो 4 भागों में उनका विभाजन किया गया है। अब एक एक को स्टार्ट करके उसका डिटेल देख लेते हैं। यहां से भी आप लोगों के प्री और मेंस दोनों जगह पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्री के अंदर पूछ लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्न कार्यों में से कौन सा सत्य है, मुख्यमंत्री का विधानमंडल के संदर्भ में निम्न कार्यों में से कौन सा सत्य है। इस तरीके का क्वेश्चन प्री में आ सकता है। मेंस के अंदर आ सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं, पहला बिंदु जो है आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में। तो मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में उनके क्या क्या काम है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला उनका काम है, सबसे फर्स्ट उनका काम है कि राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देते हैं कि इस मंत्री को ये वाला पद दीजिए, इस मंत्री को गृह विभाग का पद दीजिए, इस मंत्री को वित्त विभाग का पद दीजिए, इस मंत्री को पर्यटन विभाग का मंत्री दीजिए, है ना। तो ऐसा उनके माध्यम से राज्यपाल को सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर पहला बिंदु लिखिएगा, राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देते हैं, राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा बिंदु देखते हैं दोस्तों। दूसरा बिंदु ये है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की वह अध्यक्षता करने का कार्य करते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा आप लोग, सेकंड बिंदु लिखिएगा, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। फिर उसके बाद में अगला बिंदु देखते हैं हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल मंत्रियों को विभागों का आवंटन करते हैं कि इस विभाग को इसको दे दिया जाए, इसको दे दिया जाए, इसको दे दिया जाए, है ना। यहाँ पर लिखेंगे फोर्थ बिंदु वाला, ये वाला बिंदु है तो ये वाला लिख लो भले से आप लोग पहले। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों के विभागों में, अच्छा एक सेकंड, थर्ड वाला बिंदु लिख लीजिएगा कि राज्यपाल को बर्खास्त करने के लिए भी वह सलाह देते हैं। थर्ड वाला पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। मुख्यमंत्री के कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं, वह उनको विभागों का आवंटन करते हैं तो उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं। या फिर अगर विभाग परिवर्तन करना है बीच में, के बीच में इस व्यक्ति को दूसरा विभाग दे दिया जाए, इसको दूसरा विभाग दे दिया जाए। राज्य के अंतर्गत दोस्तों मंत्रालय शब्द उपयोग नहीं किया जाता है, विभाग शब्द उपयोग किया जाता है, ये भी अपने माइंड के अंतर्गत रखिएगा। फोर्थ क्या पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए, मुख्यमंत्री ही मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन करते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मंत्रियों के कार्यों का नियंत्रण करते हैं,
कि भैया तुमने क्या काम किया, तुमने क्या काम किया, क्या काम किया, जो काम दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, जो टारगेट दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसके विषय में पूछते रहते हैं, अर्थात नियंत्रण का काम करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो लिख लीजिएगा आप लोग, मंत्रियों के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, मंत्रियों के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। इसके बाद आगे के पॉइंट की बात करते हैं, उनका आगे का शक्ति क्या है। आगे की शक्ति यह है कि अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देते हैं तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद विघटित हो जाती है, पूरी की पूरी मंत्री परिषद डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही वह मेन व्यक्ति है जिसके कारण मंत्री परिषद बनती है। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि जनरली वोटिंग जो होती है हमारे यहाँ पर, वो एक नेता के व्यक्तित्व के आधार पर होती है। कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि एक नेता के व्यक्तित्व के कारण ना जीतता हुआ व्यक्ति भी जीत जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब से बीजेपी के अंतर्गत आए हैं तब से उनकी छवि के कारण उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, अगर वो चुनाव में खड़े हो जाते हैं तो वो भी जीत जाते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं कि अगर सबसे पहला मेन व्यक्ति कौन हो जाएगा, फिर सबसे मेन व्यक्ति हो जाएगा राज्य के अंदर मुख्यमंत्री। उसकी छवि के कारण जीत जाते हैं लोग और मंत्री बन जाते हैं लोग। लेकिन अगर वही त्याग पत्र दे दे तो इसका मतलब फिर ये सिद्ध हो जाता है कि उसने त्याग पत्र दे दिया है, अब इस पार्टी के पास बहुमत आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए फिर पूरी की पूरी मंत्री परिषद को विघटित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, उपरोक्त सभी आधारों पर हमें क्या पता चल रहा है। यहां पर लिख लीजिएगा आप लोग, मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने पर मंत्री परिषद विघटित हो जाती, फटाफट लिखिए। मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने पर मंत्री परिषद विघटित हो जाती। इसके बाद आगे की बात करें तो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का आधार है, आधार है। अगर वही चले गए तो पूरी मंत्री परिषद बिखर जाती, आधार है। उसी के अनुसार संपूर्ण मंत्री परिषद कार्य करती। नोट कर लीजिए आप लोग, संपूर्ण मंत्री परिषद कार्य करती। मुख्यमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु के कारण संपूर्ण मंत्री परिषद विघटित हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ये बिंदु भी आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री के कई सारे काम है दोस्तों। इसीलिए यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री को तारों में चंद्रमा कहा जाता है, तारों में चंद्रमा कहा जाता है। क्यों? तारे कौन? मंत्री लोग, और चंद्रमा कौन? मुख्यमंत्री, जो अलग से दिखता है आपको, तो इसीलिए मुख्यमंत्री को तारों में चंद्रमा कहा जाता है। प्री में प्रश्न हो सकता है कि किसने मुख्यमंत्री को तारों में चंद्रमा कहा। फिर उसके बाद में, है ना, या तारों में चंद्रमा किसको कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर सौरमंडल का सूर्य भी कहा गया है। सौरमंडल में अन्य ग्रह सूर्य के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री के आसपास सभी मंत्री चक्कर लगाते रहते हैं। सौरमंडल में सूर्य की संज्ञा इनको दी गई है ना। नौका का कैप्टन कहा गया है, नौका का कैप्टन इनको कहा गया है। तो प्रश्न आ सकता है कि नौका का कैप्टन किसको कहा गया है, सौरमंडल का सूर्य किसको कहा गया है, तारों में चंद्रमा किसको कहा गया है। अब वहां पर अगर प्रधानमंत्री ऑप्शन में तो प्रधानमंत्री लगा दीजिएगा, और मुख्यमंत्री ऑप्शन में तो मुख्यमंत्री आंसर लगा दीजिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका मंत्री परिषद के संदर्भ में उनके कार्य। फिर उसके बाद सेकंड देखते हैं दोस्तों, दूसरा उनका जो काम है राज्य विधानमंडल के संबंध में कार्य। राज्य विधानमंडल के संबंध में उनका पहला कार्य है कि वह राज्यपाल को सलाह देते हैं कि राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत किया जाए, मतलब बुलाया जाए, उसका सत्रावसान किया जाए, मतलब बैठकों की समाप्ति की जाए, या फिर अगर 5 साल विधानसभा के कंप्लीट हो गए हों तो विधानसभा का विघटन किया जाए, या अगर उनको, मुख्यमंत्री को लगता है कि बीच में भी विधानसभा का विघटन किया जाए तो बीच में भी विधानसभा विघटन की वह सिफारिश कर सकते हैं राज्यपाल से। तो पहला बिंदु आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि मुख्यमंत्री के राज्य विधानमंडल के संदर्भ में कौन कार्यों में से कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है, ऐसा प्री में आ सकता है। बाकी मेंस का क्वेश्चन की तो बात मैं कर ही चुका हूं। राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने और सत्र की समाप्ति
तथा विधानसभा के विघटन करने की सलाह देते हैं, तथा विधानसभा के विघटन करने की सलाह देते हैं। फिर दूसरा बिंदु दोस्तों, कि सरकार की नीतियों को विधानसभा के सभी विधायकों तक पहुंचाते हैं, कि सरकार कौन कौन सी नीतियां लाने वाली है। तो यहां पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, विधानमंडल के पटल पर सरकार की नीतियों को रखते हैं। विधानमंडल के पटल पर सरकार की नीतियों को रखते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, स्वयं ने अगर कहीं पर किसी बैठक वगैरह में, किसी रैली में कोई वक्तव्य दिया हो, या किसी मंत्री ने कोई वक्तव्य दिया हो और उस पर प्रश्न खड़े हो गए हो, तो विधानसभा विधानमंडल के अंतर्गत मुख्यमंत्री उसका स्पष्टीकरण देते हैं। कई बार विपक्ष मुख्यमंत्री से ही स्पष्टीकरण चाहता है इसमें, है ना। यहाँ पर लिखेंगे कि स्वयं अथवा अपने सहयोगी मंत्रियों के द्वारा दिए गए वक्तव्य का स्पष्टीकरण विधानमंडल में देते हैं। स्पष्टीकरण विधानमंडल में मित्रों देते हैं, ठीक है। इसके बाद में और आगे की बात करें अगर हम लोग, तो फोर्थ पॉइंट इनका हो जाएगा, वो भी लिख लीजिए आप लोग, कि विधानमंडल में सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। विधान मंडल में सरकार के प्रमुख प्रवक्ता होते हैं, सरकार की तरफ से सारी बातें उनके माध्यम से कही जाती है। विधानमंडल में सरकार के प्रमुख प्रवक्ता होते हैं, प्रमुख प्रवक्ता का काम करते हैं। ये नोट कर लीजिए, मुख्यमंत्री के संदर्भ में कार्य है। अब हम लोग आगे के कार्य पर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री का अगला कार्य क्या है? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में मध्यस्थता का कार्य, अर्थात मंत्रिपरिषद कुछ भी कर रही है तो उसकी सूचना राज्यपाल को देना, या मंत्रिपरिषद ने कुछ किया है और राज्यपाल ने उसकी सूचना मांगी है तो राज्यपाल को उसकी सूचना देना। किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया है लेकिन सभी मंत्रियों ने उस पर सहमति नहीं दी है, तो राज्यपाल के कहने पर सभी मंत्रियों को समक्ष उसको विचार के लिए रखना और सहमति लेना। तो इस तरीके से देखा जाए तो मंत्रिपरिषद अगर कोई भी काम कर रही है दोस्तों, है ना, यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर मंत्रिपरिषद कोई भी काम कर रही है जो देश के अंदर प्रशासन और साथ में कानून निर्माण से संबंधित है, तो उसकी जानकारी सीएम किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं, ठीक है, राज्यपाल को देते हैं। और आगे और देख लेते हैं क्या क्या है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। आर्टिकल 167 में यह कर्तव्य मुख्यमंत्री के निर्धारित है कि राज्यपाल के प्रति क्या कर्तव्य हैं, वो आर्टिकल 167 में निर्धारित है, और उसी के आधार पर यह बात भी हो रही कि वो दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम भी करते हैं। पहला कौन सा पॉइंट है लिखिएगा, मैं समझा भी चुका हूं। राज्य के प्रशासन, राज्य में कोई भी प्रशासन संबंधी काम हो रहा है, नीतियों योजनाओं को लागू करने से संबंधित काम हो रहा है, और कानून निर्माण से संबंधित, विधानमंडल में कोई कानून निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय से राज्यपाल को सूचित करे, संबंधित सभी निर्णय से राज्यपाल को सूचित करे। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए प्रशासन कानून निर्माण की प्रक्रिया का कोई प्रश्न राज्यपाल को द्वारा मांगा जाए या उनसे कोई सूचना मांगी जाए राज्यपाल के द्वारा, तो उनको राज्यपाल को सूचना दे। यहां लिखिएगा, राज्य के प्रशासन और कानून निर्माण से संबंधित, राज्य के प्रशासन और कानून निर्माण से संबंधित निर्णय की सूचना यदि राज्यपाल मांगे तो उन्हें प्रदान करे, यदि राज्यपाल मित्रों मांगे तो उनको प्रदान करे। थर्ड बिंदु है कि यदि किसी विषय पर, नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइएगा आप लोग, एक मंत्री ने निर्णय लिया हो, मैं आपको इसके विषय में जानकारी दे चुका हूं कि एक मंत्री ने निर्णय लिया हो, बाकी मंत्रियों ने सहमति नहीं दी हो, तो राज्यपाल चाहे कि सभी मंत्रियों से उस पर विचार करवाया जाए, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह सभी मंत्रियों से उस पर विचार करवाए, है ना। तो एक मंत्री ने निर्णय लिया हो और अन्य मंत्रियों ने उसकी सहमति नहीं दी हो, और राज्यपाल चाहे
कि सभी मंत्रियों से उस पर विचार करवाया जाए, सभी मंत्रियों से उस पर विचार करवाया जाए, तो मुख्यमंत्री विचार करवाता है। मुख्यमंत्री मित्रों विचार करवाता है। ठीक है, जल्दी से पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 3 कर्तव्य हैं राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के। आर्टिकल 167 में इनका वर्णन है और यहां से यह सिद्ध भी होता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मध्यस्थता का कार्य भी करते हैं, मध्यस्थता का कार्य भी करते हैं। फिर बात करते अन्य कार्य। अन्य कार्य एवं शक्तियां क्या है दोस्तों, तो यहां पर हेडिंग डाल लीजिएगा अन्य कार्य। अन्य कार्य, अन्य कार्य में पहला काम है कि वह राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष होते हैं, लिखेंगे। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट है राज्य के प्रमुख योजना निर्माणकर्ता के रूप में, राज्य के प्रमुख योजना निर्माणकर्ता के रूप में वह राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष होते हैं, राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो है आपके लिए, जो यहां पर लिखा हुआ है उसको पहले समझ लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है मित्रों कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में अगर कोई विवाद होता है या दो राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए हमारे संविधान में एक अंतर राज्य परिषद का प्रावधान है, उसके सदस्य के रूप में भी यह काम करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि राज्यों और केंद्र सरकार के मध्य विवाद हो जाते हैं, जैसे जीएसटी का पैसा नहीं दे रही केंद्र सरकार मान लीजिए, तो विवाद हो गया, तो वो विवाद सुलझाने के लिए ना राज्यों और केंद्र सरकार के मध्य विवादों को सुलझाने में अंतर राज्य परिषद के सदस्य के रूप में काम करते हैं, अंतर राज्य परिषद के सदस्य के रूप में काम करते हैं। फिर उसके बाद अगला जो बिंदु है दोस्तों, जनता की समस्याओं के निराकरण का काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, खेतों में अगर फसल बर्बाद हो रही है तो फसल देखने जाते हैं, फसल का मुआवजा बांटने से संबंधित घोषणाएं करते हैं, नई नई योजनाएं लेकर के आते हैं। फिर आगे की बात करते हैं दोस्तों, राज्य की जो लोक सेवाएं हैं, जैसे आप लोग डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनने जा रहे हो, तो राज्य की जितनी भी लोक सेवाएं हैं उनका राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री ही होता है। राज्य में एक विभाग होता है जिसका नाम है कार्मिक प्रशासन विभाग, जो कि सिविल सेवाओं से लोक सेवाओं से संबंधित विभाग होता है। वह विभाग मुख्यमंत्री के ही अंडर में होता है, मुख्यमंत्री ही उसके मंत्री होते हैं, अर्थात आपका राजनीतिक प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री मित्र, है ना। तो यहां पर पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। राज्य की लोक सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, राज्य की लोक सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, क्योंकि राज्य का कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री के ही नियंत्रण में होता है, मुख्यमंत्री के ही नियंत्रण में होता है। आगे की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट के राज्य सरकार की तरफ से जनता के मुख्य प्रवक्ता भी होते हैं, जनता को बताते हैं कि सरकार क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली है ना, ऐसा। तो राज्य सरकार की तरफ से जनता के मुख्य प्रवक्ता का कार्य करते हैं, राज्य सरकार की तरफ से जनता के मुख्य प्रवक्ता का दोस्तों यह कार्य करते हैं। इसके अलावा छठवां बिंदु लिख लीजिएगा आप लोग, एक राष्ट्रीय एकता परिषद होती है, राष्ट्रीय एकता परिषद उसके सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के मित्रों यह सदस्य होते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदें भी हैं हमारे यहाँ पर, राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषद है, जैसे मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, तो अपनी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य भी होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपने राज्य से संबंधित क्षेत्रीय परिषद के, अपने राज्य से संबंधित क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं, क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंतर्गत जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष हैं, यहां पर पॉइंट लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष हैं,
ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए आप लोग का। मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष का काम करते हैं मुख्यमंत्री, तो ये मुख्यमंत्री के अन्य काम हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री राज्य के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिधारक व्यक्ति होता है। संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार मुख्य और प्रमुख प्रमुख वही ही होता है जो कि वास्तविक शक्तियों का धारण करता है, इसीलिए वो इतने सारे कार्यों को कर भी पाता है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के ऊपर। एक एक मंत्री को हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं, जहां से आप लोगों के प्री के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल साहब। ये हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इनका जन्म सागर में हुआ, प्रश्न आ सकता है पंडित रविशंकर जी का जन्म सागर में हुआ या कहाँ हुआ, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री इसलिए जन्म इनके विषय में पूछा जा सकता है। तो जन्म कहाँ हुआ, सागर नगर में हुआ। अब बात करते हैं कि यह जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था हमारा, जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था अर्थात 1 नवंबर 1956 को, उस समय बनने वाले प्रथम मुख्यमंत्री थे। लेकिन ये उस समय किस जगह के भी मुख्यमंत्री थे, उस समय सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के भी मुख्यमंत्री थे, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत अभी वर्तमान में है ना। तो लिखेंगे राज्य पुनर्गठन के पश्चात, राज्य पुनर्गठन के पश्चात प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए। राज्य पुनर्गठन के पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यमंत्री थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन के पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यमंत्री इनमें से कौन थे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, हेडिंग नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश के ये ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री भी हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि प्रथम मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते मृत्यु भी हुई है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल से पहला ही प्रश्न आ सकता है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का जन्म कहां पर हुआ, पहले मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पंडित रविशंकर शुक्ल जी से पूछे जा सकते हैं। अगले व्यक्ति जो हैं उनका नाम है दोस्तों श्री भगवंत राव मंडलोई जी। हेडिंग डाल लीजिएगा श्री भगवंत राव मंडलोई जी। भगवंत राव मंडलोई जी जो हैं वो ये हैं दोस्तों। इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो खंडवा में हुआ था, नोट कर लीजिएगा, जन्म इनका खंडवा में हुआ। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको मुख्यमंत्रियों का नाम दे दिए जाए और सामने जिले के नाम लिख दिए जाए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये मैच करिए आप लोग, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसा कह सकते हैं कि पहले ऐसे व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे वो भगवंत राव मंडलोई साहब हैं। तो ये क्वेश्चन आपका प्री में आ सकता है। कब से कब तक रहे, ये दोस्तों 1957 से लेकर के, तो 1957 से लेकर के 57, मतलब इस बीच में थोड़ा सा समय इनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा। फिर 1962 से 1963 तक, 1962 से 1963 तक भी ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके संदर्भ में ये है कि भगवंत राव मंडलोई साहब संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। आपसे जैसे राज्यपाल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य रहे, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य रहे, तो भगवंत राव मंडलोई साहब। तो लिखेंगे यह संविधान सभा के सदस्य भी रहे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे दोस्तों। और भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च सम्मान अर्थात पद्म भूषण 1970 में इनको दिया गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है श्री भगवंत राव मंडलोई साहब। नोट कर लीजिए इनके विषय में सारी बातें, 2 बार मुख्यमंत्री कौन रहे, संविधान सभा के सदस्य कौन रहे, और साथ में पद्म भूषण से सम्मानित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब इनके बाद में अगले व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों, जो है कैलाश नाथ काटजू जी। हेडिंग डाल लीजिएगा श्री कैलाश नाथ काटजू जी। श्री कैलाश नाथ काटजू जी भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन मुख्यमंत्री हैं जो 2 बार मुख्यमंत्री बने, उनमें इनमें से किसी एक का नाम हो सकता है भगवंत राव मंडलोई का या फिर कैलाश नाथ काटजू का। आगे भी और बात करेंगे हम लोग। अब कब से कब तक रहे हैं ये, 19 मतलब 31/1/1957 से लेकर के 31/1/1957 से लेकर के
तो 14/4/1957 तक रहे हैं, 14/4/1957 तक रहे हैं। फिर उसके बाद में 15/4/1957 से 15/4/1957 से 11/3/1962 तक 2 बार यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर उसके बाद दोस्तों उड़ीसा के गवर्नर रहे। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो उड़ीसा के गवर्नर रहे, है ना। फिर पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे कौन है, तो कैलाशनाथ काटजू जी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। केंद्र के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री रहे कितनी बड़ी बात है, ऐसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहे कैलाशनाथ काटजू जी, विधि मंत्री रहे कैलाशनाथ काटजू जी, रक्षा मंत्री रहे कैलाशनाथ काटजू जी। रक्षा मंत्री वाला क्वेश्चन तो व्यापम में एक बार आ भी चुका है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के हो सकते हैं। दो इनकी पुस्तकें हैं, कौन कौन सी है, माई पेरेंट्स और रिमिनीसेंसेस एंड एक्सपेरिमेंट इन एडवोकेसी। तो ये दोनों इनकी पुस्तकें, नोट कर लीजिएगा। दो पुस्तक है इनकी जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कैलाशनाथ काटजू जी की, माई पेरेंट्स और रेमिनेसेंसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स इन एडवोकेसी। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, ये पेशे से वकील थे। आजाद हिंद फौज के ऊपर लाल किले में मुकदमा चला था, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हो तो। आजाद हिंद फौज के ऊपर लाल किले में मुकदमा, उस मुकदमे में आजाद हिंद फौज की तरफ से इन्होंने वकालत की थी। तो इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये, है ना। तो यहां पर लिखेंगे इन्होंने आजाद हिंद फौज के लाल किले मुकदमे में भाग लिया था और लाल किले मुकदमे में इन्होंने आजाद हिंद फौज की तरफ से लड़ाई की थी। कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो कोई भी इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ मतलब मुख्यमंत्री जो गवर्नर रहे उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के गृह विधि और रक्षा मंत्री रहे केंद्र सरकार में, आजाद हिंद फौज के लाल किले मुकदमे में पार्टिसिपेशन किया, वो कौन थे। और पुस्तकों से भी क्वेश्चंस इनके हो सकते हैं। फिर अगले व्यक्ति की बात करते हैं दोस्तों, इनका नाम है श्री द्वारका प्रसाद मिश्र जी। आप लोग इनका चित्र देख रहे हैं, ये है श्री द्वारका प्रसाद मिश्र साहब, है ना। अब ये भी 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, यह भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दोस्तों कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं या 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कब से कब तक रहे, 1963 से 1967 तक, और उसके बाद में 1967 से मतलब के मई 1967 से लेकर के तो जुलाई 1967 तक। तो ये 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं। जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका शारदा के संपादक रहे, पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जबलपुर से प्रकाशित शारदा के संपादक रहे। तो लिखिए जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका शारदा के संपादक रहे, जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका शारदा के संपादक रहे मित्रों। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है, 1930 में जबलपुर से दैनिक समाचार पत्र लोकमत इन्होंने प्रारंभ किया। क्वेश्चन आ सकता है कि जबलपुर से दैनिक लोकमत प्रारंभ करने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो नोट कर लीजिए 1930 में जबलपुर से दैनिक समाचार पत्र लोकमत का प्रारंभ किया, दैनिक समाचार पत्र लोकमत को प्रारंभ किया। फिर उसके बाद इन्हें राजनीति के चाणक्य के नाम से जाना जाता है, इतने खतरनाक पॉलिटिशियन थे ये, तो इन्हें राजनीति के चाणक्य के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। चाणक्य कितने खतरनाक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अशोक को क्या कर दिया, सॉरी उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कर दिया था, इतने खतरनाक। और चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य आपको पता ही होगा, इतिहास पढ़ा होगा तो। उसी तरीके से ये भी राजनीति के चाणक्य कहलाते हैं श्री द्वारका प्रसाद मिश्र जी। इनको जेल भी हुई थी दोस्तों स्वतंत्रता संघर्ष के समय, और तब इन्होंने जेल में ही एक कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने जेल में रहते हुए कृष्णायन नामक महाकाव्य की रचना की, तो श्री द्वारका प्रसाद मिश्र जी हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, श्री द्वारका प्रसाद मिश्र साहब। फिर इसके बाद में 1942 में
1942 में साप्ताहिक सारथी प्रारंभ किया, साप्ताहिक समाचार पत्र सारथी प्रारंभ किया, जो शासन के आदेश से 1942 में बंद भी कर दिया गया। मतलब स्वतंत्रता संघर्ष के समय इन्होंने सारथी नामक एक समाचार पत्र साप्ताहिक प्रारंभ किया था, लेकिन उसको अंग्रेजी सरकार ने 1942 में बंद भी करवा दिया। तो ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है कि सारथी नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिसको कि बंद भी कर दिया गया, है ना। फिर उसके बाद में ये सागर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री कौन है जो सागर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, क्वेश्चन आ सकता है, द्वारका प्रसाद मिश्र साहब। इनकी आत्मकथा से क्वेश्चन आ सकता है कि लिविंग एन एरा जो है वो किसकी आत्मकथा है, द्वारका प्रसाद मिश्र जी की आत्मकथा है, लिख लीजिएगा, लिविंग एन एरा द्वारका प्रसाद मिश्र जी की आत्मकथा है। मतलब उनके स्वयं के जीवन से संबंधित जुड़ी हुई उसमें घटनाएं उन्होंने बताई है, श्री द्वारका प्रसाद मिश्र जी महत्वपूर्ण व्यक्ति, पहले भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, श्री गोविंद नारायण सिंह जी। श्री गोविंद नारायण सिंह जी के विषय में हेडिंग डाल लीजिएगा, और ये श्री गोविंद नारायण सिंह जी का चित्र भी यहां पर दिया हुआ है आप लोगों के लिए। जन्म इनका सतना में हुआ था, जन्म इनका सतना में हुआ था, और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे, तो ये 1967 से लेकर के 1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1967 से लेकर के 1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं दोस्तों। श्री गोविंद नारायण सिंह आईएएस अधिकारी रहे हैं। क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो आईएएस अधिकारी रहे उनका नाम क्या है, श्री गोविंद नारायण सिंह साहब। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता 1957 से ही इनके पास में थी। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता 1957 से इनके पास में थी, मतलब उसी समय ये विधायक बन गए थे। फिर उसके बाद में 1959 में लोक लेखा समिति के सभापति बने, है ना। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर लोक लेखा समिति भी होती है। देखिए हमारे यहाँ पर राज्य के अंदर वित्तीय समिति होती है विधान सभा के अंदर, जो सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्चों पर नियंत्रण करती है। तो वह 3 प्रकार की वित्तीय समिति है राज्य की विधानसभा में भी। एक है लोक लेखा समिति, दूसरी है प्राक्कलन समिति, और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तीनों में सरकार के खर्च पर नियंत्रण की बातें हो रही। लोक लेखा समिति सरकार के आय और व्यय का नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट की जांच करती है। प्राक्कलन समिति सरकार को मितव्ययता संबंधी सिफारिश करती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति सरकार के जो भी बिजनेस है, सरकार के जो भी उपक्रम है, उनकी आय और व्यय से संबंधित जांच करती है। तो लोक लेखा समिति के ये 1959 में क्या बने, सभापति बने, अर्थात अध्यक्ष बने। और गोविंद नारायण सिंह जी बिहार राज्य के राज्यपाल भी रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन से मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं बिहार राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं, श्री गोविंद नारायण सिंह साहब। क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगले मुख्यमंत्री का नाम है राजा नरेश सिंह, है ना। यहां पर हेडिंग डाल लीजिएगा श्री नरेश चंद्र सिंह। श्री नरेश चंद्र सिंह ये राजा थे दोस्तों। श्री नरेश चंद्र सिंह राजा थे। कहाँ के राजा थे, छत्तीसगढ़ की सारंगपुर रियासत से संबंधित इनका था, है ना। यहाँ पर लिखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। हेडिंग डाल लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ। ये है राजा नरेश सिंह। अब बात कर लीजिए कि कब से कब तक रहे हैं, तो ये 13/3/1969 से 25/3/1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मतलब मात्र 13 दिन मुख्यमंत्री रहे। अगर हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में वह व्यक्ति जो सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति, तो राजा नरेश सिंह ही है। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे छोटा कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का रहा, तो वह अर्जुन सिंह का है, 1 दिन का कार्यकाल। लेकिन अर्जुन सिंह तो मुख्यमंत्री ज्यादा समय तक भी रहे, वो तो 2-3 बार मुख्यमंत्री बन गए थे, इस हिसाब से तो वो ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे कम दिनों तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहा,
तो वो हो जाएंगे राजा नरेश सिंह। एक कार्यकाल में सबसे कम दिन तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे, तो अर्जुन सिंह आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहां पर लिख लीजिएगा, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, इस बार ट्राइबल ट्राइबल बहुत ज्यादा चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री नरेश चंद्र सिंह, जो कि राजा भी थे, मात्र 13 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि राजा नरेश सिंह कितने दिनों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो 13 दिनों तक। छत्तीसगढ़ की सारंगपुर रियासत से इनका संबंध था, नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ की सारंगपुर रियासत से इनका संबंध था, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। फिर आगे की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट अगले व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका नाम है श्री श्यामाचरण शुक्ल जी, ये हैं श्री श्यामाचरण शुक्ल साहब, पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र श्यामाचरण शुक्ल साहब। अब इनके विषय में क्या, इनका जन्म कहां पर हुआ, रायपुर छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ इनका, श्री श्यामाचरण शुक्ल साहब का। रविशंकर शुक्ल जी के पुत्र थे ये श्यामाचरण शुक्ल साहब, रायपुर छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ। 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे, 3 बार दोस्तों यह मुख्यमंत्री रहे, कब से कब तक, कार्यकाल की बात करें तो 1969 से 1972 तक, फिर उसके बाद में 1975 से 1977 तक, फिर 1989 से 1990 तक, 3 बार यह मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पहले ऐसे व्यक्ति जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम क्या है, पंडित श्यामाचरण शुक्ल साहब, ठीक है। फिर उसके बाद यह पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे, नोट कर लीजिएगा, यह पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। यही वह व्यक्ति हैं, यही वह मुख्यमंत्री जिनके समय पर मध्य प्रदेश में 1977 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय पर लगाया गया, पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय पर मित्रों लगाया गया। फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष रहे, विपक्ष के नेता भी रहे, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से कौन से मुख्यमंत्री विपक्ष नेता रहे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो श्यामाचरण शुक्ल साहब विपक्ष के नेता भी रहे। हिंदी दैनिक समाचार पत्र, हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक भी रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री रहे, तो पंडित श्यामाचरण शुक्ल साहब रहे हैं, पंडित श्यामाचरण शुक्ल साहब रहे हैं। अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं, अगले मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों श्री प्रकाश चंद्र सेठी साहब। श्री प्रकाश चंद्र सेठी साहब का ये चित्र आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको, श्री प्रकाश चंद्र सेठी साहब, इनका जन्म कहां पर हुआ, झालरापाटन राजस्थान में। तो क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ या राजस्थान में हुआ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो झालरापाटन राजस्थान के अंदर इनका जन्म हुआ, कार्यकाल 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं प्रकाश चंद्र सेठी साहब, तो 29/1/1972 से 22/3/1972 तक, 29/1/1972 से 22/3/1972 तक, फिर 23/3/1972 से 23/3/1972 से 22/12/1975 तक, 22/12/1975 तक। मध्य प्रदेश में जब पहली बार योजना आयोग बना 1972 में, तो ये उसके प्रथम अध्यक्ष बने, मध्य प्रदेश योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने प्रकाश चंद्र सेठी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद एशियाई विकास बैंक में भारत के गवर्नर नियुक्त हुए, भाई साहब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भारत की तरफ से गवर्नर पद पर ये गए थे, बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, क्वेश्चन आ सकता है। फिर जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975 में, पूरे भारत के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगी थी, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया हुआ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट केंद्र सरकार में इस्पात खान एवं धातु मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभारी मंत्री रहे, आ सकता है कि कौन रहे। फिर उसके बाद लिखिए केंद्र में इस्पात खान एवं धातु मंत्रालय के स्वतंत्र मंत्री रहे, फटाफट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय में
केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व तथा व्यय मंत्री रहे, ये भी नोट कर लीजिए, राजस्व तथा व्यय मंत्री कौन रहे वित्त मंत्रालय में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्रकाश चंद्र सेठी साहब रहे हैं। केंद्र में पेट्रोलियम तथा रसायन राज्य मंत्री रहे, नोट कर लीजिएगा, केंद्र के अंतर्गत पेट्रोलियम तथा रसायन राज्य मंत्री रहे श्री प्रकाश चंद्र सेठी साहब। फटाफट नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रकार के कमेंट्स और सभी प्रकार के डाउट्स को सॉल्व कर दूं। जो भी विद्यार्थी मेरे से टेलीग्राम के ऊपर जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, मेरे टेलीग्राम का जो नाम है वह है जीएस विथ लोकेंद्र सर, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को इसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिएगा जीएस विथ लोकेंद्र सर और जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं श्री कैलाश जोशी जी की, हेडिंग डाल लीजिएगा श्री कैलाश जोशी जी। ये है मित्रों श्री कैलाश जोशी साहब, ये हैं कैलाश जोशी साहब। जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, हाट पिपलिया देवास में, क्वेश्चन आ सकता है। जन्म स्थान कहाँ पर है, हाट पिपलिया देवास में इनका जन्म स्थान है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं, नोट कर लीजिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जनसंघ है, बाद में जनता पार्टी बना और आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से हम लोग उसको जान रहे हैं। तो जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। फिर उसके बाद में राजनीति के संत के नाम से इनको जाना जाता है, बहुत ही मतलब ज्यादा ऐसे उटपटांग काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसलिए इनको राजनीति के संत के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिनको राजनीति के संत के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन थे, वह थे आपके कैलाश जोशी साहब। विपक्ष के नेता रहे, ऐसे क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे हैं, कौन है कौन नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। फिर अगला आप लोगों के लिए पॉइंट है कि ये लोक लेखा समिति के सभापति भी रहे मध्य प्रदेश में। तो 1972 से 75 तक लोक लेखा समिति के सभापति रहे मध्य प्रदेश विधानसभा में, नोट डाउन कर लीजिएगा। लोक लेखा समिति के सभापति रहे 1972 से 75 के बीच में। फिर जब 1977 में निर्वाचित हुई विधानसभा, तो उसके बाद यह क्या बने, जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने। तो मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री यही हैं कैलाश जोशी जी, लिखेंगे। सन 1977 में निर्वाचन के पश्चात गठित विधानसभा में निर्वाचित होने पर जनता पार्टी दल के नेता, जनता पार्टी मैंने बोला था जनसंघ जनता पार्टी बना था, और मुख्यमंत्री चुने गए। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है कौन है। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी साहब ही हैं। फिर उसके बाद बात करें सन 1978 में अस्वस्थता के कारण इन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र भी दिया था। तो क्वेश्चन भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया, तो कैलाश जोशी साहब, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। फिर अगले व्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति का नाम है श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। तो ये है दोस्तों श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा। इन्होंने कब से कब तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल का काम किया, तो 1978 से लेकर के 1980 के बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। स्थान मंदसौर में इनका जन्म हुआ है, लिख लीजिएगा, जोड़ी बनाने को आ सकता है मुख्यमंत्रियों में। इनका जन्म स्थान कौन सा है, मंदसौर इनका जन्म स्थान है। गोविंद नारायण सिंह का जो मंत्रिमंडल था उसमें ये उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मध्य प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री रहने वाले पहले व्यक्ति वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी हैं, क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे, विपक्ष नेता तो क्वेश्चन तो आ ही रहा है इससे संबंधित, है ना, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी रहे हैं। लोक लेखा समिति के
सभापति भी रहे हैं। लोक लेखा समिति के मित्रों सभापति भी रहे हैं। तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट इनके संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जहां से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति का नाम है श्री सुंदरलाल पटवा जी। हेडिंग डाल लीजिए, श्री सुंदरलाल पटवा जी। सुंदरलाल पटवा जी का जन्म स्थान कुकड़ेश्वर नीमच है, नोट कर लीजिएगा। कुकड़ेश्वर नीमच श्री सुंदरलाल पटवा जी का जन्म स्थान। और ये मध्य प्रदेश के कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे हैं? 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक, 17 फरवरी 1980 तक, और 5 मार्च 5 मार्च से लेकर के तो 15 दिसंबर 1992 तक, 15 दिसंबर 1992 तक भी ये मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल पटवा जी, है ना। अब विपक्ष के नेता भी रहे सुंदरलाल पटवा जी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। लोक लेखा समिति के सभापति भी रहे, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट वित्तीय समिति होती है विधानमंडल की, तो उसके सभापति भी रहे हैं। फिर दोस्तों अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये क्या होता है? एक्चुअली जितने भी पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो कि किस में होते हैं, अपने विधानमंडल के अंदर जो पीठासीन अधिकारी का काम करते हैं, अध्यक्ष का काम करते हैं, उसके संबंध में यहाँ पर बात हो रही है। उससे संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, उसमें इनको विधान गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया था सुंदरलाल पटवा जी, है ना। विधान गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया था सुंदरलाल पटवा को। सेकंड और थर्ड मध्य प्रदेश का राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा, सुंदरलाल पटवा जी के समय। सेकंड और थर्ड राष्ट्रपति शासन सुंदरलाल पटवा जी के समय लगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड और थर्ड राष्ट्रपति शासन सुंदरलाल पटवा जी के समय लगा, सेकंड और थर्ड राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय पर लगा हुआ है। फिर अगले हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन रहे? अगले जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम है श्री अर्जुन सिंह। हेडिंग डाल लीजिएगा, श्री अर्जुन सिंह। अगले मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? श्री अर्जुन सिंह हो जाएंगे, फटाफट नोट कर लीजिएगा आप लोग। जन्म स्थान कहां पर है? चुरहट सीधी, यह है दोस्तों अर्जुन सिंह। जन्म स्थान कहां पर है इनका? चुरहट सीधी में जन्म हुआ था। 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? एक बार तो 1980 से 1985 तक रहे। फिर उसके बाद में दूसरा 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक रहे, एक दिन के लिए। फिर उसके बाद 1988 से 1989 के बीच में रहे तीसरी बार। तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं श्री अर्जुन सिंह जी। विपक्ष के नेता भी रहे, मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे, नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे, महत्वपूर्ण बिंदु है। मध्य प्रदेश लोक लेखा समिति के सभापति भी रहे, मध्य प्रदेश लोक लेखा समिति के सभापति भी रहे, नोट कर लीजिए फटाफट। तो जितने भी विपक्ष के नेता रहे हैं वो सभी लोक लेखा समिति के सभापति रहे, है ना। ऐसा पंजाब राज्य के राज्यपाल रहे, क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो पंजाब राज्य के राज्यपाल भी रहे, तो श्री अर्जुन सिंह हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार में श्री अर्जुन सिंह ने कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला है, वहां से क्वेश्चन इनका पूछा जा सकता है। जैसे कि नोट कर लीजिएगा, 1985 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रहे, सेंट्रल कॉमर्स मिनिस्ट्री रहे। 1986 में केंद्रीय संचार मंत्री रहे। 1986 में ये केंद्रीय संचार मंत्री के पद पर भी इन्होंने काम किया हुआ। फिर 2 बार भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। तीनों इंपॉर्टेंट मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री, संचार मंत्रालय के मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं श्री अर्जुन सिंह जी। भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में जब भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल के अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकला हुआ था, तब ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। फिर फूलन देवी ने जब आत्मसमर्पण किया, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फूलन देवी दोस्तों ये चंबल के बीहड़ की एक डकैत थी, डाकू थी।
उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उस समय ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे अर्जुन सिंह। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछा है। अब अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री या सबसे छोटा कार्यकाल, दोनों में से कोई भी वर्डिंग आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर आ सकती है। एक दिन का किसका रहा है, तो अर्जुन सिंह का रहा है सबसे छोटे कार्यकाल के मुख्यमंत्री, या एक कार्यकाल में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है, तो अर्जुन सिंह का रहा है एक दिन का। नोट कर लीजिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का इनसे पूछा जा सकता है। अब अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं। अगले मुख्यमंत्री का नाम है श्री मोतीलाल वोरा जी। हेडिंग डाल लीजिएगा, श्री मोतीलाल वोरा जी। ये श्री मोतीलाल वोरा जी का चित्र, ये है श्री मोतीलाल वोरा जी। इनका जन्म भी नागौर राजस्थान में हुआ है ना, तो ये पॉइंट नोट डाउन करने वाला है। जन्म नागौर जिला राजस्थान में हुआ है। पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री इनका जन्म राजस्थान में हुआ, मोतीलाल वोरा जी। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के 2 बार यह मुख्यमंत्री रहे। कब कब रहे हैं, 1985 से 1988 तक, 1985 से 1988 तक, और 1989 से 1989 तक, मतलब उसी बीच में, साल के बीच में ही मुख्यमंत्री रहे होंगे। 2 बार ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश टॉनिकल, नव भारत टाइम्स और बंबई, नव भारत टाइम्स जो बंबई से निकलता था उसके संवाददाता रहे हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश क्रॉनिकल के संवाददाता कौन रहे, मोतीलाल वोरा जी। नव भारत टाइम्स जो कि मुंबई से निकलता था उसके संवाददाता मोतीलाल वोरा जी रहे। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहे, क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहे। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, श्री मोतीलाल वोरा जी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो केंद्र सरकार के अंतर्गत क्या रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, कौन है, श्री मोतीलाल वोरा जी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इनके विषय में आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर आगे की बात करें अगर हम लोग, श्री दिग्विजय सिंह जी के विषय में बात कर लेते हैं। मोतीलाल वोरा जी के बाद में आ जाते हैं श्री दिग्विजय सिंह जी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, श्री दिग्विजय सिंह जी। श्री दिग्विजय सिंह भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों, है ना। श्री दिग्विजय सिंह जी भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका चित्र है आप लोग किसके, हालांकि इनको तो आप लोग जानते हैं, 1993 से 1998 तक और 1998 से 2003 तक। 1993 से 1998 तक, 1998 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जन्म स्थान लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंदौर। जन्म स्थान जो है दोस्तों इंदौर में रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, अर्थात 1 नवंबर 1956 को, उस समय ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के गठन के समय या छत्तीसगढ़ के अलग होने के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में यह कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य हैं, तो नोट कर लीजिएगा, वर्तमान में यह कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य हैं। वर्तमान में यह कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य हैं। इंपॉर्टेंट हैं ये, क्योंकि इनको दिग्गी राजा के नाम से भी जाना जाता है ना। जैसे पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि दिग्गी राजा के नाम से किसको जाना गया है, तो दिग्गी राजा के नाम से इन्हीं को जाना गया है। अब हम लोग आगे की बात करें दोस्तों, तो क्या इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि वही 2 बार मुख्यमंत्री का वाला क्वेश्चन आ सकता है, छत्तीसगढ़ के गठन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, और मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, कौन है, तो दिग्विजय सिंह है ना। फिर आगे की बात करते हैं सुश्री उमा भारती जी। सुश्री उमा भारती जी, हेडिंग डाल लीजिएगा दोस्तों, सुश्री उमा भारती जी। ये है सुश्री उमा भारती जी। अब 12वीं विधानसभा में ये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, इसलिए विधानसभा कौन सी विधानसभा में बनी ये याद रखना भी जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है। 12वीं विधानसभा अर्थात 2003 से 2008 के बीच जब हुई थी विधानसभा, तब ये 2003 से 2004 के बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं। 2003 से 2004 के बीच में ये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, ग्राम डूंडा, जिला टीकमगढ़। ग्राम डूंडा, जिला टीकमगढ़ में
इनका जन्म हुआ था, जब टीकमगढ़ जिला था तब इनका जन्म वहां पर हुआ था। अगला बिंदु है मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सभी विद्यार्थी बचपन से ही जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री हैं वह सुश्री उमा भारती जी ही हैं। लेकिन इसके अलावा ये भारत सरकार में राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास रही है। राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास मतलब मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रही है। क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश की ऐसी मुख्यमंत्री जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार में राज्य मंत्री रही है। भारत सरकार में राज्य मंत्री पर्यटन स्वतंत्र प्रभार भी रही है, नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्र प्रभार इनको मिला था पर्यटन का केंद्र सरकार में, ये भी क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। केंद्र में जल संसाधन मंत्री रही, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। केंद्र में जल संसाधन मंत्री कौन रही? सुश्री उमा भारती जी रही। फिर इनकी पुस्तक से प्रश्न पुराने समय में पूछे गए। पुस्तक है स्वामी विवेकानंद और पीस ऑफ माइंड, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद और पीस ऑफ माइंड जो कि किसकी पुस्तक है? यह सुश्री उमा भारती जी की पुस्तक है, नोट कर लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद और पीस ऑफ माइंड, है ना। चलिए अब आगे की बात करें दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ आप लोग लाइक और शेयर जरूर अपने मित्रों के साथ में इस क्लास को करें ताकि वह सब जो है इस क्लास का फायदा उठा पाएं और अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएं। आइए अब हम लोग अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं। अगले मुख्यमंत्री का नाम है श्री बाबूलाल गौर जी, हेडिंग डाल लीजिएगा श्री बाबूलाल गौर जी। थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री रहे लेकिन इन्होंने भी अतिक्रमण को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाए थे, इसलिए इनको बुलडोजर के नाम से जाना जाता है। जन्म स्थान कहां पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। 2004 से 2005 के बीच में लगभग 1 साल के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बुलडोजर के नाम से फेमस है श्री बाबूलाल गौर जी। तो बुलडोजर के नाम से फेमस है, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी फेमस है बुलडोजर के नाम से उत्तर प्रदेश में, वैसे ये भी उत्तर प्रदेश के ही हैं, है ना और इनको भी बुलडोजर ही कहा जाता है। अगले व्यक्ति है दोस्तों श्री कमलनाथ जी। श्री कमलनाथ जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। 2018 से 2020 के बीच में लगभग 2 साल के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री रहे दोस्तों। केंद्र में इन्होंने कई सारे मंत्रालयों का कार्यभार संभाला है। केंद्र में इन्होंने परिवहन मंत्री का काम किया है, क्वेश्चन आ सकता है केंद्र में परिवहन मंत्री कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। शहरी विकास मंत्री का काम किया है और साथ में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का काम भी किया है। नोट कर लीजिएगा कि कमलनाथ साहब ने परिवहन मंत्री का काम भी किया है केंद्र सरकार ने, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का काम भी किया है, शहरी विकास मंत्री का भी इनके माध्यम से काम किया गया। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इस मंत्रालय के मंत्री मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि अंतिम मुख्यमंत्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री भी है, श्री मामा जी, है ना। श्री मामा जी नाम याद आ रहा है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी। चित्र आपको दिख ही रहा है, हालांकि आप लोग तो रोज ही देखते होंगे, भाइयों और बहनों, है ना, लाडली बहना और बहुत सारी लाडली लक्ष्मी, बहुत कुछ। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश है ये भी, है ना, और 23/3/2020 से आगे अभी ये मंत्री के पद पर है ही है। कमलनाथ जी के बाद से पहले भी मुख्यमंत्री रहे और अभी भी मुख्यमंत्री है ही है। जन्म स्थान ग्राम झेत, जिला सीहोर, मतलब मेरे ही जिले से है, मतलब मेरे ही जिले से ही है ना। ग्राम जैत जिला सीहोर से मुख्यमंत्री रहे, 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की भाई साहब। एक बार तो जो बाबूलाल गौर थे उनके जाने के बाद में, फिर 2 बार खुद जीते और तीसरी बार अभी ये कमलनाथ जी की सरकार गिरा करके फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान जी का ही है, लिख लीजिएगा। सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है, सबसे लंबे समय तक, सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का इनके नाम का रिकॉर्ड है, तो नोट कर लीजिएगा, है ना। फिर इनकी पुस्तक भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है बढ़ता मध्य प्रदेश, है ना। इनकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? बढ़ता मध्य प्रदेश। पुस्तक का नाम है बढ़ता मध्य प्रदेश, प्रश्न पूछा जा सकता है।
वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ही। इनके माध्यम से ही लाडली लक्ष्मी योजना लाई गई थी, इनके माध्यम से लाडली बहना योजना लाई गई है। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति भी इनके द्वारा लाई गई है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जहां से आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री से संबंधित संविधान में कौन से प्रावधान है? तो संविधान में उप मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है। इनकी जो नियुक्ति होती है दोस्तों, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, लेकिन राजनीतिक कारणों से की जाती है। जब दो नेता बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और किसी एक को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनना हो, तो दूसरे को सम्मान देने के लिए उप मुख्यमंत्री पद राजनीतिक कारणों से दे दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पर 4 व्यक्ति अभी तक उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। 4 व्यक्ति अभी तक हमारे यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। तो पहली श्रीमती जमुना देवी, उप मुख्यमंत्री बनने वाली महिला जमुना देवी। उसके बाद सेकंड नंबर पर श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी उप मुख्यमंत्री रहे। फिर तीसरे हैं श्री शिव भानु सोलंकी जी। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश में कौन उप मुख्यमंत्री रहा है, कौन उप मुख्यमंत्री नहीं रहा है ना। और लास्ट में श्री सुभाष यादव। 4 लोग अभी तक मध्य प्रदेश के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज की क्लास यहीं तक खत्म हो जाती है दोस्तों। सभी मुख्यमंत्रियों को हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के लिए क्लास बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो अगर आप लोगों की ये काम में आने वाली है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके के वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर हमेशा मिलते रहेंगे जो आपकी सफलता में आपके भागीदार बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।